हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, हमने पहले बीएसएफ हेड कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर मैथ का एक कर चुके हैं। दूसरा, हम कंप्यूटर के क्वेश्चन कर चुके हैं। मैं आपको कंप्यूटर के भी करा चुका हूँ, रीजनिंग भी करा चुका हूँ और मैथ भी करा चुका हूँ। कंप्यूटर का हमने सिर्फ एक ही प्रैक्टिस सेट किया है, यानी कि प्रीवियस ईयर का एक ही को पेपर सोल्व किया है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं बाकी के जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए एक क्वेश्चंस हैं कंप्यूटर के वो भी आप लोगों को करा दूं तो मैं वो भी आपको करा दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो मैं आपको आगे प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू करा दूंगा। और प्रैक्टिस सेट वो आपके जिस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, बीएसएफ सीआरपीएफ सबके लगभग एक जैसा एग्ज़ाम आता है, लेवल सेम होता है। और इस बार जो सीएपीएफ की वैकेंसी आपकी है उसी में सबको मिक्स करके दिया गया है। बीएसएफ सीआरपीएफ आईटीबीपी सीआईएफ सब कुछ एक जैसा और एक ही सबका एग्ज़ाम होने वाला है, आप सभी को पता होगा अच्छे से। तो बस आपको डेली आना है प्रैक्टिस सेशन में, अपनी प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और देखना है कि आप कितने क्वेश्चन यहाँ पर कर पा रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अगर आपको क्लास समझ आती है, क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं, अच्छे से समझ में आते हैं, तो आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, जिससे कि हमको भी मोटिवेशन मिले। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना हमको अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोग देख सकते हो कि मैं क्वेश्चन को किस तरह से आपको कराने वाला हूँ। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए चलेंगे हम ये लोग यहाँ पर। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो रहा है। अर्धवार्षिक रूप से जब आपसे बोले तो एक साल में आपको 2 बार पेमेंट करनी होगी। एक साल में क्या करना होगा, 2 बार आपका ब्याज लगेगा। कोई आपका अमाउंट है, अगर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि होता है तो हर 6 महीने में उसका ब्याज लगने लगेगा और अगले 6 महीने में इस ब्याज दर का भी आगे भी ब्याज लगेगा उस पर। चक्रवृद्धि ब्याज का यही मतलब होता है और सिंपल इंटरेस्ट का अलग। और एक निश्चित राशि है 10% वार्षिक ब्याज दर से एक वर्ष में 13,230 रुपये हो जाती है। उसी राशि पर उसी ब्याज दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो क्वेश्चन में हमसे बोला है कि कोई आपका अमाउंट है, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो रहा है और 10% की आपकी रेट है और कितना हो जाता है 13,230 रुपये। 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। लेकिन जब हमसे यहाँ पर बोला है अर्धवार्षिक, तो अर्धवार्षिक में हमारा क्या हो जाएगा, हमारे रेट का हो जाएगा आधा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारा 5% और टाइम क्या हो जाएगा डबल। हमसे बोला है वार्षिक ब्याज दर से एक वर्ष में, तो हमारा हो जाएगा टाइम का 2 गुना। तो 5% होता है दोस्तों हमारा सीधे सीधे 1/20। तो 20 से क्या हो जाएगा 21। रेशियो मेथड से हम यहाँ पर कर सकते हैं, ट्री मेथड से भी आप कर सकते हो, कोई भी तरीका आप यहाँ पर लगा सकते हो, फॉर्मूला से भी आप जा सकते हो, लेकिन सबसे आसान मेरे को लगता है रेशियो मेथड। अगले साल फिर से 20 से 21 हो जाएगा। जो हमारा अमाउंट था 400 रुपये की धनराशि 441 बन जाती है 5% की रेट से। 10% रेट आप बोलोगे तो आपको बोलना पड़ेगा अर्धवार्षिक ब्याज दर से। 10% की अर्धवार्षिक ब्याज दर से हमारी कितनी हो जाती है 400 रुपये की धनराशि 441। लेकिन हमसे क्या बोला है 441 ना होकर के यहाँ पर हमको दिया गया है 13,230 रुपये यहाँ पर हो जाती है। तो सीधे सीधे कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 चौक 12 और 1 13, यानी कि 30। कितना आ जाएगा 30 गुना। यहाँ पर 30 गुना हमको दे रखा है, तो इधर भी हमको क्या करना होगा 30 गुना करना होगा। तो सीधे सीधे हमारे जो धनराशि निकल के आएगी, जो हमारे पास अमाउंट था 12,000 था, 12,000 रुपये अर्धवार्षिक रूप से 10% की रेट पर 13,230 रुपये हो जाते हैं। आगे हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, आगे हमसे बोला है कि उसी ब्याज दर पर, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी रहेगी 10%, वार्षिक रूप से, इस बार क्या है वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो रही है और 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और उसी राशि पर। तो राशि कितनी है हमारे पास 12,000 रुपये, 10% की रेट से 3 साल में कितने हो जाएंगे
अब मैं आपको ट्री मेथड भी बता देता हूँ, एक ही क्वेश्चन में दो चीज़ें आपको बता देता हूँ कि ट्री मेथड आपका कैसे लगता है। 10%, 10% कितना होता है दोस्तों? 10% होता है 1/10। तो 12,000 पर पहले साल 1/10 का ब्याज लगेगा तो कितना हो जाएगा? 1200 रुपये। दूसरे साल भी 1200 और तीसरे साल भी 1200। ये हमारा पहले साल का साधारण ब्याज भी बोल सकते हो, दूसरे साल का, तीसरे साल का। ठीक है, आगे पहले साल पे इस रेट पर भी 10% लगेगा। 1/10 कितना हो जाएगा? 120। इस पर भी लगेगा 120, और दोस्तों तीसरे साल पर भी लगेगा 120। आगे इस पर भी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, तो 1/10 कितना हो जाएगा? 12। तो कुल मिलाकर के क्या हो जाता है हमारा? टोटल आ जाता है ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। क्या आ गया? चक्रवृद्धि ब्याज। कितने साल का? 3 साल का। अगर ट्री मेथड आप पे नहीं आता है तो मैथ कैप्सूल वाली प्लेलिस्ट में जा करके आप वहाँ से ट्री मेथड सर्च कर सकते हो, या सर्च कर सकते हो ट्री मेथड बाई टारगेट विद भानु। अब हमको देखना है कि टोटल हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो 12 ये 3600 रुपये हो जाएंगे। 12 36 यानी 360 रुपये, और यहाँ पर 12 रुपये। तो कितना हो गया दोस्तों? 3972 रुपये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? चक्रवृद्धि ब्याज। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है हमारा? करेक्ट हो जाता है। पहले देखिए हमने निकाला रेशियो मेथड से, फिर निकाला हमने ट्री मेथड से। एक मेथड और होता है 3-3-1 वाला जो होता है, उससे भी आप कर सकते हो। अगर आपको ये वाला मेथड भी नहीं पता, 3-3-1 क्या बता रहा हूँ आपको, तो ये भी आप देख सकते हो। 3 साल, 4 साल, 5 साल आप, या मैं कल आपको इसको भी करा दूंगा, जो कल आपका प्रैक्टिस सेट आएगा। तो आप सारे के सारे मेथड यहाँ पर सीख सकते हो प्रैक्टिस सेट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो समान घन, प्रत्येक का आयतन 729 सेंटीमीटर की क्यूब है, आदोपांत यानी एंड टू एंड, आदोपांत लगातार एक साथ जुड़े हैं। एक घन है, घन बना लेते हैं, ऐसे ही बना लेंगे। ये एक घन है आपका, और एक और आपका घन है, और वो भी इसके साथ लगातार जुड़ा हुआ है। परिणामी घनाभ, तो ये फिलहाल क्या बन गया? ये हमारा बन के तैयार हो जाता है एक घनाभ। एक घन यहाँ पे है, एक घन यहाँ पे है, दोनों आपस में सटे हुए हैं, तो हमारा फाइनली क्या बना? एक घनाभ तैयार हो जाता है। तो हमसे पूछा है कि उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घन, प्रत्येक घन का आयतन हमको क्या दे रखा है? 729 सेंटीमीटर क्यूब, या घन सेंटीमीटर आप बोल सकते हो। तो एक घन की बात अगर हम करें तो सबसे पहले हमको घन की भुजा निकालनी पड़ेगी। तो हमारे घन के भुजा निकालने के लिए घन के आयतन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमको घन का आयतन दिया है। तो घन का आयतन होता है भुजा की क्यूब। तो यहाँ पर कितना दे रखा है हमको? 729। 729 किसका क्यूब होता है? ये होता है 9 का क्यूब। तो भुजा कितनी आ जाती है हमारी? 9। अब हमको क्या निकालना है? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + के HL। अब हमको देखना है ये हमारा जो घनाभ तैयार हुआ है, 1 मिनट में इसको सीधे सीधे बना देता हूँ, आप लोग समझ जाना। ये एक घनाभ है, जैसा भी है हमारा, बस बन के तैयार हो चुका है। तो ये जो हमारा घनाभ बना था, इसका हमको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों यहाँ पर बताना है। तो अब इसकी जब हमारे एक घन की जो भुजा है, उस घन की भुजा कितनी थी? 9। तो यहाँ पर इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 9। लेंथ कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो 9 ये और 9 ये, तो इसकी लेंथ हो जाएगी 18। तो L का जो मान आएगा, जो हमारी लंबाई आएगी, वो आएगी 18। जो हमारे इसकी ब्रेथ आएगी वो आएगी 9, और जो इसकी दोस्तों हाइट आएगी वो भी क्या आएगी हमारी? 9। सीधे सीधे फॉर्मूले में रख देते हैं अपने, और आंसर हमारा निकल के आ जाएगा 2 × LV 18 और 9 कितना हो जाएगा? 162 + BH 9 9 जा 81, और HL फिर से आपका 162। अब इन तीनों को यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5 6 6 12 8 20 0 2 और 2 2 4, यानी कि 405 × 2। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा हमारा 810 810 यहाँ पर हमारा घन सेंटीमीटर उत्तर निकल के आता है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ा, उसको समझा, बराबर में हमने उसकी एक इमेज बनाई, एक स्ट्रक्चर हमने तैयार की, जिससे हमको समझ आया कि ये वाली जो लेंथ हो जाएगी, ये हो जाएगी 18।
स्टेप बाय स्टेप हमको करते हुए जाना है, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा, कोई इशू नहीं। आगे आगे जैसे कि मैंने आपको बताया था बीएसएफ हेड कांस्टेबल एएसआई के मैं आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन करा चुका हूँ प्रीवियस ईयर। 18 जून को 2023 थर्ड शिफ्ट में जो आपके क्वेश्चन आए थे वो मैंने आपको करा दिए। और ये जो मैं आपके मैथ के क्वेश्चन करा रहा हूँ ये 18 जून को सेकंड शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ यहाँ पर। अगला क्वेश्चन फिर से बोलूँगा, अगर आपको समझ आ रहा है अच्छे से तो क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक करके जाइएगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पीडीएफ आपको मैं हर कोई क्लास में बताता हूँ, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। लेकिन पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, सिर्फ क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ पे आप पढ़िए समझिए फिर आप प्रैक्टिस कीजिए कितना आपको समझ आता है। नए नए मेथड आपको शॉर्टकट यहाँ पर सीखने को मिलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 18% बचाता है। इनकम वाला भी मैंने आपको बताया था कि कैसे इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग आपस में कैसे एडजस्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। यदि उसकी आय में 6.65 की वृद्धि होती है और बचत में 20% की कमी होती है तो बताना है कि व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो सबसे पहले मान लेना है कि हमारी जो भी इनकम है उस व्यक्ति की 100% है। आगे बोला है 18% बचाता है, तो अगर सेविंग 18 रुपये की करता है तो उसका एक्सपेंडिचर कितना आएगा, खर्च कितना कर देता है, तो खर्च कर देता है 82 रुपीज़। बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है, हालांकि उसको 82 रुपये बचाने थे और 18 ही खर्च करने थे। चलो अच्छा है, खर्चीला बंदा है। आगे हमसे क्या बोला है, उसकी आय में 6.65% की वृद्धि हो जाती है, तो सीधे सीधे 106.65 इस समय उसकी आय हो जाएगी। बचत में 20% की कमी होती है। अगर हम 20% कितना होता है 1/5, तो ये कितना हो जाएगा 4/5। अगर उसकी बचत में 20% की कमी हो रही है तो यहाँ पर 18 चौक 72 5 कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 कितने बच्चे, 5 अट्ठे 40 और 5 चौके 20, सॉरी 5 चौके 20 आएगा यहाँ पर। 5 एकम 5 है तो कितना बचा, 3 बचेगा, 2 बचेगा ना, 5 और 2 7, तो 14.4 यहाँ पर उसकी सेविंग हो जाएगी। अब अगर हम इनकम में से उसकी बचत को निकाल देते हैं तो सीधे सीधे क्या बचेगा, उसका खर्च। कितना खर्च बच जाएगा, 0.5 ये रहेगा, सॉरी 0.25, और कितना बचा 92.25 क्या हो जाता है, उसकी खर्च हो जाता है। और बचत 14.4 की, आय उसकी 106.65। अगर उसकी आय बढ़ी है तो उसने बचत करना और भी ज़्यादा कम कर दिया और खर्चे फिर से उसने बढ़ा लिए, तो जितनी चादर उतनी पैर पसारो। आगे उसने बोला है कि उसके बीए में, यानी कि बीए कौन सा है हमारा, ये वाला, एक्सपेंडिचर में कितने % की वृद्धि हुई, तो 82 से 92.25 हो जाती है। तो ये क्या हम आएगा हमारा 10.25, 10.25 का उसने वृद्धि कर दी। कितने से कर दी, 82 से, इंटू 100 कितना आ गया 1025/82। 82 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। कितना बचा, 20 बचेगा, और 20 और फिर आगे 5, 205, तो कितनी बार हमारा यहाँ पर जा सकता है, तो 8 दूनी 16, 8 चौके 32 नहीं जाएगा, ठीक है, तो 2 ही बार जाएगा, तो 12, और 12 एक ही ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में, तो 12.5 कितना आ गया दोस्तों, 12.5% हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। हमसे यही पूछा था कि उसके खर्च में, उसके बीए में, एक्सपेंडिचर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 12.5% की। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी दे रखा है हमें 600 रुपये। एक दुकानदार 600 रुपये है और एक दुकानदार इसके सूची मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद इसे 680 रुपये में बेच देता है, और यदि वह इसके सूची मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद इसे बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। हमसे बोला पहले उसने 15% की छूट दी, अगर वो 15% की छूट ना दे करके 10% की छूट दे तो उसे कितना लाभ प्राप्त होगा। सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा कि उसका मार्क प्राइस कितना है, तो हमको मार्क प्राइस नहीं पता है। अब हमसे बोला है मार्क प्राइस पे 15% की छूट उसने दे दी तो वस्तु बची
85 रुपीज़ की। उसने बोला है कि 15% की छूट देने के बाद यानी 85 में देने के बाद उसके बाद वो 680 रुपये में बेचता है, यानी कि ये कीमत कितने के बराबर हो जाएगी, सीधे सीधे 680 रुपये के बराबर। कैलकुलेशन कर लेते हैं कितना आएगा हमारा यहाँ पर, तो कितने 17 पंजे 85 और 17 चौके 68, 5 अट्ठे 40, तो सीधे सीधे हमारा मार्केट प्राइस निकल के आता है दोस्तों 800 रुपये का। हमसे बोला है अगर वह 800 रुपये पर 10% की ही छूट देने के बाद बेच देता है तो वस्तु बिकेगी 720 रुपये की। तो लाभ कितने प्रतिशत का हुआ? 600 रुपये की वस्तु 720 में बेच दी, 120 रुपये का लाभ हुआ, लेकिन हमसे पूछा है प्रतिशत में कितने प्रतिशत का हुआ, तो सीधे सीधे 20% का हमको यहाँ पर लाभ होने वाला है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए, आगे शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। हालांकि 1 घंटे में 10 या 15 ही क्वेश्चन समझा पाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको 20 क्वेश्चन पूरे के पूरे करा दिए जाएँ जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन है A, B, यानी A B से 20% कम है। क्या है? A जो है वो B से क्या है दोस्तों, 20% कम है। तो यहाँ पर 20% कितना होता है, 20 पंजे 100, यानी कि 1/5। यदि B 5 है तो A उससे 1 कम है, तो 4:5 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। आगे हमसे बोला है कि C A से 30% अधिक है। 30% का मतलब होता है 3/10। अगर C 10 है तो C A से अधिक है, अगर A 10 होगा तो C हो जाएगा हमारा 13। अब हमको इसका क्या बना लेना है, एक रेशियो बना लेना है। तो हम इसको थोड़ा सा घुमा करके लिख देते हैं। A अनुपात B को बना लीजिए B अनुपात A। ये हो जाएगा B/A इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5/4। और इसको भी हम घुमा करके लिख लेते हैं C/A। अगर हम इसको A/C अगर हम इसको लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों 10/30। या आप कैसे भी कर सकते हो। अगर पहले जैसा लिखा रहने देते हो तो पहले जैसा हम कर भी सकते हैं इसको। बस हमको क्या करना है, हमको निकालना है इसका रेशियो। तो अब हमारा रेशियो बन जाएगा B/A/C कितना आ जाएगा, 50, 40 और 52। क्या निकल के आया हमारा रेशियो, B/A/C 50, 40, 52। हमसे बोला है यदि B में 20% की कमी होती है। अगर हम इसमें 20% की कमी करें तो देखिए कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए सब में एक एक जीरो और हम ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 520। अगर हम इसमें 500 में 20% की कमी करेंगे तो कैलकुलेशन हमारी बहुत ईजी हो जाएगी। तो 500 में अगर हम 20% की तो कितना बचेगा, 500 का 20% 100 होता है। 100 अगर 500 में कम कर दे तो हमारा बच जाता है सिर्फ और सिर्फ 400। और हमसे बोला है और 10% की वृद्धि हो जाए किस में, यहाँ पे कुछ ना कुछ गायब है तो यहाँ पे शायद C है। C में 10% की वृद्धि हो जाए, यहाँ पे C लिख लीजिए, C में 10% की वृद्धि हो जाए। तो 520 में अगर आप 10% की वृद्धि करोगे तो ये कितना आएगा आपका, सीधे सीधे 52 रुपये। तो इसमें 52 जोड़ दीजिए तो 572 हो जाएगा आपका C। आगे बोला है क्योंकि यहाँ पर C और B का ही रेस्पेक्ट दे रखा है कि C B के नए मान से कितने अधिक है, तो यहाँ जाहिर सी बात है कि C में ही कुछ ना कुछ कमी या वृद्धि की होगी, क्योंकि B से हमारा तो पूरे क्वेश्चन में कोई मतलब है ही नहीं। सॉरी, A से, A यहाँ था। आगे हमसे बोला है कि C B के नए मान से कितने प्रतिशत अधिक है, तो A से हमारा कोई लेना देना नहीं था। B और C में ही हमारा चल रहा है, तो B में हमने वृद्धि कर दी, B में हमने 20% की कमी कर दी, तो C में ही हमें 10% की वृद्धि करनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे C और B का डिफरेंस पूछा है। तो हमसे बोला है C B के नए मान से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये कितना अधिक है, 172 रुपये। हमारा ये C है, ये B है। C B के मान से कितना अधिक है, 172 रुपये। तो किसके रेस्पेक्टिव में, B के रेस्पेक्टिव में। तो 400 और इंटू 100 प्रतिशत निकालने के लिए
तो कितना आ जाएगा हमारा 4 चौके 16 और 4 तिया 12, 43% हमारा यहाँ पर निकल के आंसर आ जाता है। तो क्या आ जाता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमको दे रखा है, एक वर्ग का परिमाप 120 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का परिमाप होता है दोस्तों 4a और ये दे रखा है हमको 120 सेंटीमीटर और वर्ग की एक भुजा हमारी निकल के आती है 30। एक आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो वर्ग की भुजा 30 है तो आयत की लंबाई हो जाएगी 35। आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 6 सेंटीमीटर कम है। जो 6 सेंटीमीटर कम है तो ये आ जाएगी 24। वर्ग और आयत के क्षेत्रफल के बीच का अंतर, हमें वर्ग और आयत दोनों के क्षेत्रफल के बीच का अंतर यहाँ पर निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की घात 2 यानी कि 900 और आयत का क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 35 गुणा 24, 35 गुणा 24 यहाँ पर कैलकुलेशन कर लीजिए। 4 पंजे 20, 4 तिया 12 और 2 14 और 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 1 7, 70। यहाँ पर हमारा आ जाएगा 840, 840 हमारा यहाँ पर निकल करके आता है। हमसे बोला है कि इनके बीच का अंतर, इनके बीच अंतर कितने का है, 60 का डिफरेंस हमारा यहाँ पर देखने को मिलेगा। आयत के क्षेत्रफल का लगभग किसके रेस्पेक्टिव में, आयत के क्षेत्रफल के, वो जो कि हमारा 840 है, कितने प्रतिशत है, 12 सत्ते 84 और 12 पंजे 60, 50/7 कितना आ जाएगा, 7 सत्ते 49। तो लगभग कितने प्रतिशत है, तो यहाँ पर हमको लगभग में निकालना है। तो 7 सत्ते 49, तो 7% ही हम यहाँ पर निकाल लेंगे क्योंकि 7 से आगे कोई हमारा दे ही नहीं रखा। 28% का कोई मतलब ही नहीं है, या तो 7 पॉइंट कुछ करके आएगा क्योंकि 7 ही कम 7, 7.1 आएगा तो हम इसको पूरा पूरा क्या मान लेंगे दोस्तों, 7% ही हम इसको मान लेंगे। अगर 7.6 आता तो हम इसको 8% मान सकते थे अगर ऑप्शन में होता, और ये 5 से ऊपर आता, 7.5 से ऊपर आता तो सीधे सीधे हम इसको 8 मान लेते। हालांकि ऑप्शन में ही नहीं है तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस क्वेश्चन को टिक करिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, एक्स वाई और जेड अपनी पूंजी को इस रेशियो में 8:5:4 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी आरंभ करते हैं और वर्ष के अंत में लाभ में से एक्स वाई जेड के बीच 6:3:2 के अनुपात में वितरित किया जाता है। लाभ जो है अंत में वर्ष के इस रेशियो में आपस में डिवाइड कर दिया गया। हमसे बोला है कि एक्स वाई जेड ने अपनी पूंजी का निवेश कितने कितने समय के लिए किया था, उस समय का अनुपात आपको बताना है। पूंजी क्या है, 8:5:4। अब इसने कितने समय के लिए लगाया, इसने कितने समय के लिए, इतने कितने समय के लिए, और लाभ उनके बीच 6:3:2 में आना चाहिए। मेरे हिसाब से आपकी बेस्ट अप्रोच होगी ऑप्शन, आपको जाना है ऑप्शन के थ्रू। मान लीजिए उसने 15 या 150, आप कुछ भी मान सकते हो, मान लीजिए 15 दिन, 12 दिन और 10 दिन। तो हमने यहाँ पर सीधे सीधे अगर हम ऑप्शन से जाएं तो इसने ए ने लगाया 15 दिन, बी ने 12 दिन और सी ने 10 दिन। कितना बनेगा, 15 × 120, 12 पंजे 60 और 10 चौके 40, 0 0 0, 2 छंके 12, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो हमसे बोला था उनका लाभ 6:3:2 में है, और हमारा यहाँ पर भी क्या आता है 6:3:2। पहले ऑप्शन से ही हमारा यहाँ पर काम हो जाएगा, ना ही कुछ एक्स मानना, ना ही किसी को 800, ना ही 500, ना ही 400 करना, कुछ नहीं करना, सीधे सीधे ऑप्शन से आप जा सकते हो। आप ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पर 5 दिया है, यहाँ पर 5 दिया है, 5 पंजे 25, और 25 को आप कभी भी 3 के रेशियो में नहीं लाओगे। आप इसको अगर करोगे तब भी 25 से यानी कि 5 से ही आपको काटना पड़ेगा, तो रेशियो 3 नहीं आएगा। आप यहाँ पर देखोगे 8 चौके 32 और 15 अट्ठे 120 और 12 पंजे 60। आप इसको कैसे भी करके देख लीजिए, 6:3:2 नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था क्वेश्चन नंबर 8। देखिए हर तरह का क्वेश्चन आपको दिया है, 2D से भी आपके क्वेश्चन आए हैं, 3D से भी आपका क्वेश्चन है, आपका आसान से आसान क्वेश्चन, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन, हर लेवल का क्वेश्चन रखा है। लेकिन
इतना हार्ड कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि आप करके ना आ सको। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप सारे करके आ सकते हो। और मैथ ही एक आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 100% नंबर दिला सकता है, 20 में से 20 आप ला सकते हो। बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जितनी बेहतर आपकी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा आप स्कोर कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। दिया है हमको कि मान लेते हैं R1 और R2 क्रमशः गोले A और B की त्रिज्याएं हैं। मान लीजिए एक गोला ये है और एक गोला ये है। R1 इसकी त्रिज्या है और R2 इसकी त्रिज्या है। आगे दिया है R1 प्लस R2 बराबर 9। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो दूरी होगी वो हो जाएगी हमारी 9। यहाँ पर लिख देते हैं R1 प्लस R2 कितना आ गया 9, यानी कि दोनों त्रिज्याओं का योग। दोनों गोले आपस में क्या हैं, सटे हुए हैं, और A और B के आयतनों का योग 792 घन इकाई है। तो आपको बताना है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर क्या हो जाएगा। चलिए सीधे सीधे निकाल लेते हैं। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R की क्यूब। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4/3 पाई R1 की क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 की क्यूब इज इक्वल टू 792। 4/3 पाई अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, 4/3 क्या लेना है हमको, यहाँ से कॉमन ले लेना है 4/3 पाई, इतना हम कॉमन उठा लेंगे तो हमारा क्या बचेगा। यहाँ से 4/3 पाई कॉमन ले लेते हैं तो एक सेकंड, तो हमारा यहाँ से 4/3 पाई गायब कर दीजिए, तो सीधे सीधे हमारा क्या बचेगा, R1 की क्यूब प्लस R2 की क्यूब। क्या बचा हमारा, R1 की क्यूब प्लस R2 की क्यूब। कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन क्या आएगी, इसको मैं देखो कोशिश करता हूँ कि ये अगर इधर हो जाए। नहीं हो रहा आज, बाकी दिन हो जाता है, चलो कोई नहीं, कोई मिस्टेक हो रही होगी तो इसको लिख लेंगे हम सीधे सीधे 22/7 इंटू 4/3। ये आ जाएगा हमारा R1 की क्यूब प्लस R2 की क्यूब इज इक्वल टू 792। काट लेते हैं, कितनी बार जाएगा। अगर हम 4 से इसको अगर काटें तो 4 एकम 4, कितना बचा, 3 बचा, 4 9 36 और 4 8 32, 198। अगर हम इसको काटें 11 से अगर हम इसको काटते हैं तो 11 कम 11 और 11 8 88 और 11 दूनी 22 और 2 9 18। तो R1 की क्यूब प्लस R2 की क्यूब क्या आ जाता है हमारा, इज इक्वल टू 9 इंटू 21, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189 हमारा यहाँ पर 189। क्या निकल के आया 189। किसकी वैल्यू, R1 की क्यूब प्लस R2 की क्यूब। निकालना क्या है हमको, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। चलो इसको भी निकाल लेते हैं। तो R1 की क्यूब प्लस R2 की क्यूब का जो हमारा फॉर्मूला है, तो सबसे पहले आप फॉर्मूला बताइए कि फॉर्मूला यहाँ पर क्या निकल के आएगा। चलिए फॉर्मूला भी देख लेते हैं। तो ये आता है हमारा दोस्तों सीधे सीधे A प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के AB बराबर में कितना है 189। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा A प्लस बी का मान 9 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस AB बराबर 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 एकम में 9 21। आगे चलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस AB हमारा अगर 21 है और हम यहाँ पर A प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 81। A प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि A प्लस बी 9 है, तो इसका होल स्क्वायर 81 आ जाएगा। इसको ऊपर कर लेते हैं, स्पेस कम है। चल इस बार हो जा भाई, हो गया 81 बराबर में क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2AB। अब देखिए हमको दो इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन ये है, इसको मैं हटा के 81 को इधर ले जाता हूँ, इक्वल में 81। दो इक्वेशन हमारी बन जाती है। हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस AB बराबर 21, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB बराबर 81 दे रखा है।
तो करना क्या होगा, हमको करना ये होगा कि हम इन इक्वेशन को आपस में काट पीट करके निकाल लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो पहली वाली इक्वेशन है उसमें हमको क्या करना, देखिए हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो कहीं ना कहीं हमको 2ab यानी कि जो इनका मल्टीपल है इसको हटाना होगा। तो नीचे 2 है, ऊपर भी 2 बनाना होगा। तो पहली वाली इक्वेशन में 2 से हमको क्या करने देना है, मल्टीप्लाई। तो 2 स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2ab, और ये हो जाएगा हमारा 42। आपस में इनको जोड़ देते हैं, तो माइनस 2ab प्लस 2ab कट जाएगा, तो 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर हमारा बनेगा 2 1 3 8 4 12 123। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 चौके 12 और 3 कम 3 यानी कि 41 हमारा यहाँ पर क्या आता है निकल के करेक्ट आंसर। सबसे पहले क्या किया हमने, जो हमारा दे रखा है आयतनों का योग, तो आयतनों के योग से हमने निकाला r1 की क्यूब प्लस r2 की क्यूब। उसका फॉर्मूला हमने यहाँ पर निकाला a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। फिर हमने r1 प्लस r2 हमारा बेस था, तो उसके थ्रू हमने निकाला a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हमने निकाल लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। दो संख्याओं के योग का वर्ग 25 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दे रखा है 25। योग का वर्ग तो ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि दो संख्याओं का योग, इनका वर्ग क्या है 25 है। उन्हीं दो संख्याओं के अंतर का वर्ग यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या दे रखा है दोस्तों 15। बताना है कि उनका गुणनफल क्या होगा। अगर आप इसका फॉर्मूला खोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बनेगा, यहाँ से 25 आएगा, यहाँ से 15, यहाँ से हमको निकालना है गुणनफल। तो हमको क्या करना होगा, हमको इनको घटा देना होगा, और घटाते ही आपस में इनके क्या हो जाएंगे साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, तो 4ab बराबर हमारा क्या बचेगा दोस्तों 25 में से अगर आप 15 घटाते हो 10, तो ए बी बराबर आ जाएगा हमारा 10/4। तो ये आ जाएगा हमारा 2.5, आंसर नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर आता है ए। आगे हम चलते हैं, और अगला दे रखा है हमको भाई लाइन ग्राफ का क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करना है और दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। ग्राफ है पी और क्यू की बिक्री लाख में आपको दी गई है, ये सब बिक्री लाखों में है। 2012 में कंपनी पी ब्लू वाली है, कंपनी क्यू ऑरेंज वाली है। कंपनी पी का 2012 में जो बिक्री है, जो सेल है 4.5 लाख, 2.4 लाख कंपनी क्यू की है। ऐसे ही आगे तो हमसे बोला है पहले 3 वर्षों में कंपनी पी की औसत बिक्री। इस वर्ड पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। हमसे बोला है औसत बिक्री, एवरेज बताना है हमको पहले 3 साल में कंपनी पी का। चलिए 2012, 2013 और 2014 में कंपनी पी का 5, 5, 10 और 4 के 14 पॉइंट के बाद हासिल लगा 1, 4, 3, 7, 4, 11 और 1, 12.4। सॉरी गलत हो गया, ये वाला है कंपनी पी, ये वाला मैंने ये 4.4 जोड़ दिया। एक सेकंड दोबारा फिर से जोड़ देते हैं। ये 4.5 वाला आएगा, ये और 3.5, 5, 5, 10, 5 के 15 हासिल लगा 1 और 3, 2, 5, 4, 9 और 1, 10। तो कंपनी पी का कितना आया 10.5। आगे बोला है कि अंतिम 3 वर्षों में कंपनी क्यू की औसत बिक्री, दोनों की औसत बिक्री है, तो औसत हमको निकालना नहीं है क्योंकि हमको रेशियो में पूछा है। तो अंतिम 3 वर्षों में 2014, 2015, 2016, तो ये 1.9, 2.9 और 4.2, 9 दूनी 18, 2 20, 4 2 6 1 7 और 2 9, कितना आ जाता है हमारा 15 सत्ते 105 और 15 छक्का 90, 7:6 हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आ जाएगा। पहले P है तो P देना है क्योंकि ऑप्शन में 6:7 भी दे रखा है, गलत नहीं करना है। हमारा सही उत्तर होगा 7:6। ग्राफ से भी क्वेश्चन आएगा आपका, पाई चार्ट भी हो सकता है, ग्राफ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। DI से एक क्वेश्चन पूछेगा, किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज से।
तो 2 क्वेश्चन आपके CISI से यहाँ पर पूछे जा चुके हैं। तो आपको फोकस ये करना है कि किस किस आपके इस चैप्टर से, किस सब्जेक्ट से, या उस सब्जेक्ट का कौन सा वाला टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस सेट में ध्यान रखनी है। प्रीवियस ईयर चल रहे हैं तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। निश्चित राशि साधारण ब्याज की 7.4 वार्षिक दर से 5 वर्ष में इतनी हो जाती है। ब्याज की अर्धवार्षिक रूप से, यदि ब्याज चक्रवृद्धि होता है अर्धवार्षिक रूप से, तो वही राशि 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष में कितनी, यहाँ पर दिया है हमको, कितनी हो जाएगी। साधारण ब्याज की दर से 7.4% वार्षिक दर से 5 वर्ष में 7,535 हो जाती है। तो ये हमारा 7.5 से 5 साल में कितना बनेगा, 5 चौके 20 और 7 पंजे 35 और 2 37% बनेगा। और हमको जब मिश्र धन दिया है तो ये हो जाएगा हमारा 137% का मान 7,535 रुपये। हमको निकालना है 100% का मान। तो सबसे पहले हमको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारा जाता है 13 पंजे 65 और 13 छंग 78, 5 बार यहाँ पर कटता है और फिर कितना आएगा हमारा, तो हमारा 5 सत्ते 35, 5 15, फिर से हमारा जाता है 55 बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू 55 आती है, तो 100% की वैल्यू आएगी हमारी 5500। तो हमारा यहाँ पर निकल के आ जाता है मूलधन। आगे हमसे बोला है कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धित कर दिया जाए 5500 रुपये पर, क्योंकि हमसे बोला वही राशि 20% वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष में, तो यानी 5500 रुपये पर दर ब्याज दर कितनी हो जाएगी दोस्तों, ब्याज दर हमारा समय का क्या हो जाता है दुगना और ब्याज दर का आधा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बचेगी 10% और समय हो जाएगा हमारा 2 साल का। अब हमारा नया क्वेश्चन बनता है 5500 रुपये 10% से चक्रवृद्धि ब्याज अगर है तो हमारा 2 साल में कितना बनेगा। चलिए 10%, 1/10, आप 10 से 11 भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ट्री मेथड बताऊं तो 5500 रुपये का 1/10 550, दूसरे साल 550, और पहले साल का जो साधारण ब्याज था उस पर भी ब्याज लगेगा, तो 1/10 55 रुपये। तो हमारा यहाँ से निकल के कितना आता है 500 500 कितना हो जाएगा 1000, और 50 50 कितना हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 1100, और 55 1155। तो टोटल वैल्यू हमारी निकल के आई 1155। बोला है कि राशि कितनी हो जाएगी, मिश्र धन हमसे पूछा है, तो इसमें 5500 भी ऐड करना पड़ेगा आपको। 5 5 6 6, तो 6600 और 55 हमारा क्या होएगा करेक्ट आंसर। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, 10 से 11 हो जाएगी, 10 से 11 हो जाएगी, 10 दाई 100, 11 11 121, 1 यूनिट की वैल्यू 55, तो 121 यूनिट की वैल्यू कितनी बनेगी, तो 55 में पहले 11 से गुणा कर दीजिए, फिर 11 से गुणा कर दीजिए, अगर बड़ा होता है तो, या 11 × 5 करके इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके लिए आसान हो जाएगा। दोनों तरीके बेस्ट हैं, अगर आपको जो भी अच्छा लगता है, जो समझ में उससे आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3051 की राशि को x, y, z के बीच इस प्रकार बांटा गया, x का हिस्सा तथा y और z के संयुक्त हिस्से का अनुपात। x का हिस्सा हो गया, अनुपात में y और z दोनों का मिला करके जो रेशियो आता है 5:4। आगे दिया है z का हिस्सा तथा x और y का संयुक्त हिस्सा, ठीक है। तो हमसे बोला है इसका रेशियो 7:20, और राशि है हमारी धनराशि 3051। बाई का हिस्सा हमको यहाँ पर बताना है कि बाई का हिस्सा क्या होगा। तो देखिए यहाँ से बाई और जेड का हिस्सा निकाल करके जेड का अगर हम घटा दें तो हमारा क्या आ जाएगा, बाई का हिस्सा आ जाएगा। तो अगर बाई और जेड को देखें तो यहाँ पर एक्स बाई जेड की वैल्यू कितनी है 9, अगर हम बाई की निकालें तो मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा बाई प्लस जेड का। यहाँ से अगर हम देखें तो 7 और 20 27 हो जाएगा, हमको यहाँ से निकालना है जेड का, तो अनुपात 7 क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा एक्स प्लस बाई का, सॉरी बाई प्लस जेड का, ये आ जाएगा बाई प्लस जेड, और ये आ जाएगा जेड का हिस्सा। इसमें से हम पहले वाले में से दूसरे को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, बाई का हिस्सा। कैलकुलेशन कर लेते हैं, 9 × 27, आगे कितनी बार जाएगा,
9 तिया 27 और 9 नमे 81, 339, 339 बार हमारा यहाँ पर जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा हमारा 6 5 3 1। वाई प्लस जेड बराबर, वाई प्लस जेड हमारा बनता है दोस्तों 1356। 27 से काट लेते हैं या 9 से आप काट सकते हो, 3 से काट सकते हो, जिससे भी आप काटना चाहो। तो 27 कम 27, 27 कम 27 और 27 दिया हो जाएगा हमारे यहाँ पर, और 7 मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये जेड आ जाएगा 7 या 21, और हमारा 9 7, इनको आपस में अगर इनका हम देखें तो 5 सब्ट्रैक्शन कितना आएगा, यहाँ पर भी 5 आएगा, सॉरी 6 आएगा, और यहाँ पर 5, 565। आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। सब कुछ निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है, जो आपसे पूछा सिर्फ उतना हमको ध्यान देना है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, आज का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन हमारा ये ही होने वाला है। पहली 9 प्राकृत संख्या के घनों का योग क्या होता है? सीधे सीधे फॉर्मूला है भाई, n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा हमारा 4, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। दोनों एक ही बात है, किसी भी फॉर्मूले में आप रख दीजिए। यहाँ पर 9 बोला है तो 9 इंटू 10/2 का होल स्क्वायर, और 2 पंजे 10 और 9 पंजे 45, और 45 का अगर आप होल स्क्वायर निकालेंगे तो 2025, ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 35 विद्यार्थियों का औसत भार 66 है। 35 विद्यार्थियों कितना है? 66। 58.5 किलोग्राम औसत भार वाले 6 छात्र कक्षा छोड़ देते हैं। 58.5 किलो वाले 6 छात्र कक्षा को छोड़ देते हैं, और 68 किलोग्राम औसत भार वाले 11 विद्यार्थी 68 किलोग्राम वाले 11 विद्यार्थी कक्षा में सम्मिलित हो जाते हैं। अब कक्षा में विद्यार्थियों का औसत भार किलोग्राम में आपको बताना है। एक तरीका क्या है, इनकी कैलकुलेशन कीजिए आप, दूसरा इसकी कैलकुलेशन करिएगा, और इसकी आप मल्टीप्लाई करके इन दोनों को जोड़ करके ये घटा दीजिएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका करेक्ट आंसर। अब इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आपको दिख रही है, तो कैलकुलेशन को शॉर्टकट में हम लोग कैसे कर सकते हैं? देखिए 35 इंटू 66 है, 35 की मल्टीप्लाई 66 करनी है तो बड़ा हो जाएगा। तो क्यों ना हम 66 को 11 इंटू 6 लिख लेते हैं, क्योंकि 11 की मल्टीप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो 6 की मल्टीप्लाई 35 में कर दीजिए, 35 छक्का कितने होते हैं आपके 210 इंटू 11, 11 में क्या करना होगा 0 1 3 2, हो गई मल्टीप्लाई। 58 पॉइंट की 6 से करनी है, आराम से कर सकते हो, 6 पंजे 30, तो यानी पॉइंट का हिसाब खत्म हो गया। 6 अट्ठे 48 और 3 आपके 51 बनेंगे, तो 1 हो गया, और 6 पंजे 30 और 5 कितने हो गए 35 आपके 351। लेकिन ये आएगा आपका माइनस में, आपको क्या करना है माइनस करना है। फिर से आपको 11 की मल्टीप्लाई करनी है, बहुत आसान है। 8 11 की मल्टीप्लाई अगर आपसे नहीं आती है तो मैं आपको कैलकुलेशन मेथड सिखा दूंगा एक शॉर्ट वीडियो बना करके। 8 8 6 14, 6 1 7, 748 हो गए। अब आप सबको एक, या तो 748 को 2310 में जोड़ के 351 माइनस कर दीजिए, या 748 में से 351 माइनस करके आप बाद में घटा लीजिए, उसको जोड़ लीजिए। अगर हम 748 और 351 का डिफरेंस अगर देखें तो कितना बनेगा, 7 बनेगा, 9 बनेगा, 3 बनेगा, 397, वो भी प्लस के। तो ये 397 जाके इधर ऐड हो जाएगा टोटल में, तो ये हो जाएगा हमारा 2707। अब देखिए टोटल व्यक्ति हमारे 35 थे, जिसमें से कि 6 चले गए, 11 ऐड हो गए, तो डिफरेंस बना 5 का। तो 5 व्यक्ति आए ही हैं। तो इस समय हमारे पास टोटल कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं 40 विद्यार्थी। 40 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका, 0 हटा दीजिए, 0 बाद में 1 पॉइंट लगा लेंगे। 4 छक्के 24, कितने बच्चे 3, 4 सत्ते 28, 2 बच्चे, फिर से 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 1 पॉइंट यहाँ पर था, 0 हटा करके 67.675 आपका आंसर आ जाएगा। तो जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। एवरेज के बाकी और भी मेथड हैं, बहुत शॉर्ट मेथड हैं, तो वो प्रैक्टिस सेट से अलग मैं आपको सिखा दूंगा। फिलहाल चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15।
यहाँ पर आपको दिया है एक दुकानदार एक वस्तु P को 15% के लाभ पर 6210 रुपये में और दूसरी वस्तु Q को 5% की हानि पर 2470 रुपये में बेच देता है, तो उसके इस संपूर्ण जो उसने P वस्तु बेची और Q वस्तु बेची, एक पर लाभ हुआ और एक पर हानि हुई, तो इस लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट ही हुआ है, तो क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा भी उन्होंने मुश्किल नहीं बनाया है। यहाँ पर सीधे सीधे बोला है कि लाभ प्रतिशत, इस लेन देन में लाभ होगा, ये आपको कंफर्म हो गया। और वो ही आपसे पूछा है कि इस पूरे लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखिए 15% जब उसको लाभ मिलेगा, जब वो 6210 रुपये में बेचेगा, तो एग्जैक्ट वैल्यू उसकी थी क्या, तो 115%। यहाँ पर हमारी 115% की वैल्यू हो जाती है सीधे सीधे 6210 रुपये। तो हमको निकालनी है 100% की वैल्यू। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमको एक यूनिट की वैल्यू निकालनी होगी। तो ये हमारा 115 कहाँ जाएगा, 115 आ जाएगा इसके अपॉन में, इनटू 100% की हमको वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे सीधे सीधे। चलिए डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10 और 5 तिये 15 और 20 पंजे 100। 23 से कितनी बार जाएगा, तो 23 से जाएगा पहले हमारा 2 बार, उसके बाद जाएगा हमारा 7 बार। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4 1 5, यानी कि सीधे सीधे 5400। जो P की वैल्यू थी वो उसका मूल्य था, जो उसका CP था वो 5400 रुपये था। बाद में उसने 115% के लाभ पर 6210 रुपये में बेच दी थी। उसको यहाँ से कितना लाभ हुआ होगा वो निकल जाएगा। दूसरा हमको दूसरी Q वस्तु, Q का निकाल लेंगे। Q बेची है उसने 5% हानि पर, यानी कि 95% पर 2470 रुपये में उसने बेची है। तो यहाँ से 2470 बटे 95 इंटू 100, 5 से डिवाइड कर लेंगे इसको, 19 बार चला जाएगा। और 5 चौके 20, 5 नम 45 और 5 चौके 20, कितना गया 494। 19 से कितनी बार जाएगा, तो 19 दूनी 38, 19 से 57, यानी कि 2 बार जाएगा। और 19 छक्का 114, तो यहाँ से आ गया हमारा वैल्यू 2600। P वस्तु 5400 की थी और Q वस्तु 2600 की थी। यहाँ से हमको उनका प्रॉफिट निकाल लेना है कि कहाँ से कितना प्रॉफिट कमाया। तो 6210 रुपये में बेचकर उसने कितना कमाया था, यहाँ से 810 रुपये उसने कहाँ से कमाए, पहली वस्तु से कमा लिए। ठीक है, या आप डायरेक्ट ऐसे निकाल लीजिए, ऐसे एक एक करके ना निकाल करके। 5400 और 2600 कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 8000। सीधे सीधे उसने 8000 की वस्तु को कितने में बेचा, तो एक 6210 रुपये में बेची थी और दूसरी 2470 रुपये में बेची थी। तो यहाँ से हमको निकाल लेनी है। तो ये कितना आ जाएगा 868, 8680 रुपये में उसने बेच दी थी। 8000 की वस्तु 8680 में बेची, 680 का प्रॉफिट कमाया उसने किस पर, 8000 पर इंटू 100। यहाँ से उसकी परसेंटेज वैल्यू निकल जाएगी। तो 8 अट्ठे 64, यानी कि 8 पॉइंट कुछ, यानी 8 पंजे 40, तो 8.5 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। जनवरी से जून 2022 के दौरान स्टोर ए और बी द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या हमको दी है। बताना है कि स्टोर बी द्वारा फरवरी, अप्रैल और जून में बेचे गए कंप्यूटरों की औसत संख्या प्रति माह, जनवरी, मार्च और मई में बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या। तो पहले आपको औसत बताना है और फिर आपको टोटल। तो एवरेज सिर्फ पहले वाले का निकलेगा, दूसरे वाले का नहीं। तो स्टोर बी में, तो सबसे पहले स्टोर बी की बात की है। तो स्टोर बी में हमसे बात की है फरवरी, अप्रैल और जून। फरवरी, अप्रैल और जून कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 2 7, 750 हो जाएगा हमारा बी का। ठीक है, आगे हमसे बोला है इसका एवरेज। तो 3 माह में 15 तिया 75, तो 150 किसका आ गया, बी का आ गया। ए का निकालना है जनवरी, मार्च और मई। जनवरी, मार्च और मई, 4 4 8 और 2 10। ठीक है, और आगे कितना आएगा, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8।
तो ये आ जाएगा हमारा 800। बी का आया 150, ए का आया 800। हमसे पूछा है कि कंप्यूटरों की कुल संख्या कितने प्रतिशत है ए द्वारा जनवरी और मई में बेची गई। तो हमसे पूछा है कि जो 800 है, सॉरी ये 2500 250 आएगा, 25 या 75 250। तो हमसे पूछा क्या गया है दोस्तों कि जो हमारा बी में बेचा गया वो निकाल लिया, उनका औसत निकाल लिया। ए में बेचे गए कंप्यूटर की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है। तो जो हमारा 250 है वो 800 का कितने प्रतिशत है, तो 250/8 कितना हो जाएगा, 8 तिया 24, लगभग 3 कुछ करके आएगा। बचा कितना 10, 8 ही कम 8, 31। तो यानी कि ऑप्शन बी लगभग हमारा कितना आ जाएगा 31.25। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी कार्य का 1/5 भाग 3 दिन में कर सकता है, तो निकाल लेते हैं उसका टोटल वर्क। 1/5 भाग 3 दिन में कर रहा है तो पूरा काम 15 दिन में। बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है, ठीक है। सी का 40% भाग 8 दिन में, तो बी कितना होता है 40%, 40% होता है 2/5, तो कितना आ जाएगा 2 चौके 8 और 5 चौके 20। तो सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 20। आगे हमसे बोला है तीनों x दिनों के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं, फिर ए काम छोड़ देता है और शेष काम बी और सी मिलकर x दिनों में पूरा करते हैं। तो हमें देखिए जितना काम ए ने, जितने दिन ए ने तीनों के साथ मिलकर काम किया उतने ही दिन, यानी कि दोनों में x x दिया है, तो जितने दिन में बी और सी मिलकर करेंगे उतने दिन इन तीनों ने काम किया था। तो दोनों की संख्या क्या होगी हमारी, बिल्कुल इक्वल होगी। यहाँ से निकाल लेते हैं हम टोटल वर्क। तो हम इसका अगर एलसीएम लें तो हमारा कितना आ जाएगा 360। कितनी बार जाएगा 24, 15 और ये जाएगा 18, ठीक है। हमसे बोला है कि तीनों ने मिलकर x दिन तक काम किया, तो तीनों ने अगर मिलकर काम करेंगे तो कितना कर देंगे 8 4 12 5 17 और 2 2 4 5, यानी कि 57। मान लेते हैं कि 22 उन्होंने काम किया, 57 इफिशियंसी से 22 काम किया उन्होंने, इक्वल कितने दिन में कर दिया x दिन में। बोला गया हमसे कि तीनों ने x दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया। दूसरी कंडीशन क्या दी गई है, फिर ए काम को छोड़ देता है, ए ने काम छोड़ दिया, तो ए ने जब काम छोड़ दिया तो बाकी का शेष काम बी और सी मिलकर x दिन में पूरा करते हैं। तो बी और सी 15 + 18 दोनों की कार्य क्षमता अगर हम मिला दें तो ये दोनों मिलकर अब x दिन तक काम करेंगे। चलिए इनसे भी काम करा देते हैं। यहाँ पर 22 काम हो चुका था, बचा खुचा काम कितना होगा, 22 में से बाकी का काम घटा दे जाएगा, टोटल वर्क जो था। अब देखिए 22 उन्होंने कर दिया, बचेगा काम कितना, तो 22 - 360 में से अब हम 22 को घटा देंगे, टोटल वर्क में से जो काम हो चुका है वो घटा देंगे। तो बचा खुचा काम बी और सी मिलकर करेंगे और 18 और 15 कितने हो जाते हैं दोस्तों हमारे यहाँ पर 33। इन्होंने भी क्या किया x दिन तक काम किया, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी एक दूसरे के बराबर, क्योंकि दोनों ने एक बराबर दिन तक ही काम किया। तो ये बन जाती है हमारी इक्वेशन। अब हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सीधे सीधे इसको सॉल्व कर लेना है। तो चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। 57 × 360 - 57/, = 33/, ये है 57/, एक सेकेंड, 57/, इधर जाके क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो ये कितना बनेगा हमारा 57 और 33 90/, इक्वल में है हमारा 57 × 360 और 90 से जाएगा 4 बार, और 57 और 4 की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा हमारा 228। बाई का मान आ जाता है हमारा 228। हमसे पूछा क्या गया है x का मान। किसी भी इक्वेशन में हम अपनी वैल्यू पुट कर देंगे। एक हमारी इक्वेशन थी 22/57 बराबर में x, एक थी 360 माइनस के 22/33 = x। तो सीधे सीधे हम पहली वाली जो इक्वेशन थी तो 228/57 बराबर में x कितनी बार जाएगा 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20, 2 = 22, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 दिन। तो कितने दिन काम किया 4 दिन।
अब हम कह सकते हैं x की वैल्यू 4 दिन है, तो यहाँ पर हमारा क्या आता है, a प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलकर 4 दिन काम किया, फिर एक काम को छोड़ देता है और शेष काम b और c मिलकर अगले 4 दिन और करते हैं। तो टोटल काम हमारा जो ख़त्म हुआ है उसमें 8 दिन लगे हैं। पूरा काम खत्म होने में 8 दिन लगे हैं, और जब ए ने काम छोड़ दिया तो इसलिए उनको 4-4 दिन लगे। सबसे आसान तरीका, सबसे सिंपल, एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। इससे आसान तरीका और कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका डायरेक्ट माइंडसेट चलेगा। आप जो ट्रिक्स वगैरह, जो छोटे छोटे टेक्निक्स लगाते हो, जो सिर्फ एक टाइप के एग्ज़ाम में क्वेश्चन में लगती है, तो वो सब आप लोग भूल जाते हो। तो ऐसा मेथड अपनाओ, उसमें अपने आप को इतना परफेक्ट कर लो कि आपकी कैलकुलेशन इतनी अच्छे स्तर पे हो जाए, इतने अच्छे लेवल पे हो जाए कि आप उसको कम टाइम में कर दो। जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक की बात होती है, शॉर्ट मेथड की बात होती है, जहाँ पे कोई अच्छा इम्प्लीमेंट लगता है, वहाँ पर मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ, आपको बता भी देता हूँ और बोलता हूँ कि उसको नोट डाउन भी कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। बिलियनों की बात की गई है। ए और बी में स्पिरिट और जल का अनुपात, 1 बिलियन है ए, 1 बिलियन है बी। पहले वाले में स्पिरिट और वाटर का रेशियो 2:3 में दे रखा है, दूसरे वाले में स्पिरिट और वाटर का रेशियो 7:8 में दे रखा है। 6 लीटर ए को, तो ए का 6 लीटर अगर हम बनाते हैं तो 6 लीटर में स्पिरिट और वाटर का रेशियो, तो टोटल कितना है 5, कितना दिया हमको 6, तो कितने आएगी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.2। तो स्पिरिट कितना हो जाएगा हमारा, स्पिरिट की मात्रा 6 लीटर बिलियन में, ए के 6 लीटर बिलियन में स्पिरिट की मात्रा आ जाएगी हमारी 2.4 और 3.6 आ जाएगा हमारा वाटर। बी बिलियन की बात करें तो बी का हमने 9 लीटर बिलियन लिया है, तो 8 7 15, टोटल मात्रा 15 है, तो 15 छक्का 90, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 0.6, तो 4.2 बी बिलियन के 9 लीटर में 4.2 मात्रा स्पिरिट की है और बाकी बची खुची वाटर की है। ठीक है, 4.8 लिख भी सकते हैं, कोई बड़ी कैलकुलेशन हमारी है नहीं। आगे हमसे क्या बोला है, परिणामी मिश्रण में स्पिरिट का प्रतिशत क्या होगा। तो स्पिरिट 4.2 यहाँ है और 2.4 यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 6.6, और कितने में से है, तो 6 ए का और 9 बी का, तो 15 में से। प्रतिशत पूछा है कि प्रतिशत कितना है, तो इंटू 100, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 660 अपॉन में 15, तो कितना आ जाएगा 44% हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर स्पिरिट की मात्रा टोटल मिश्रण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रेशियो बी दे रखा है, बी रेशियो सी दे रखा है, ए रेशियो बी रेशियो सी आपको बताना। इससे आसान क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। तो सबसे आसान क्वेश्चन आज मैं आपको देता हूँ, तो ये 19 क्वेश्चन आपको करके बताना है। तो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, आप लोग क्लास को यार शेयर नहीं करते, तो क्लास को जितना ज़्यादा शेयर करोगे तभी तो बात बनेगी, तभी तो पता चलेगा आपके साथ के बच्चों को भी, साथ के दोस्तों को और बाकी के स्टूडेंट को कि बीएसएफ के लिए यहाँ पर मैथ की प्रैक्टिस कराई जा रही है, प्रीवियस ईयर की कराई जा रही है, आगे के प्रैक्टिस सेट भी चल जाएंगे, लेकिन चलेंगे तभी जब आप में जज्बा जुनून होगा पढ़ने का। आप क्लास को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तभी हमको पढ़ाने में मज़ा आएगा और आपको भी। आगे, एक नाव धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 6 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय ले रही है, 1 घंटे का। तो 4/x - y प्लस के 6/x + y बराबर कितना जाता है 1 घंटा। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, जबकि धारा के प्रतिकूल 72 किलोमीटर चलने में, यानी कि प्रतिकूल x - y प्लस 48 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलने में कितना समय ले रही है दोस्तों, 13 घंटे का समय यहाँ पर वो ले रही है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, स्थिर जल में नाव की चाल हमको बतानी है। तो अब हमको क्या करना होगा, दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस प्लस अगर करके हम कहीं काट फीट कर लें तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा आसान। तो कुछ हमको ऐसी मल्टीप्लाई इसमें करनी होगी जिससे कि हमारा कट कटा के काम खत्म हो जाए। तो चलिए क्यों ना हम x + y वाले को काट लें। तो पहली वाली इक्वेशन में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा 8, यहाँ पर 48 और यहाँ पर 32 अपॉन में x - y, 48 अपॉन में x + y बराबर 8। तो ये हमारी इक्वेशन नई बन करके आती है। आपस में अगर हम इनको जोड़ दें, तो जोड़ने से बेटर है अगर आपस में हम इनको घटा दें। अगर हम इनको घटाते हैं तो क्या बचेगा,
72 में से अगर 32 गए तो कितना बचेगा दोस्तों, 40/x - y यहाँ से बचेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इक्वल में बचेगा आपका 5। x - y बराबर कितना आएगा आपका 8। x - y बराबर 8 आ गया। किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए। तो चलिए मान लेते हैं, अब हम रख देते हैं इस वाली इक्वेशन में किसका मान, x - y की अगर हम वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो ये कितनी बार कट जाएगा, 9 बार। तो 48/x + y बराबर कितना आएगा दोस्तों, 9 इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, बचेगा 4। तो x + y बराबर कितना बचा, 12। x + y बराबर 12 है और x - y बराबर कितना है दोस्तों, 8 है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को जोड़ करके आधा, तो x बराबर 10। y की वैल्यू निकालने के लिए दोनों का जोड़ घटा करके आधा, तो y की वैल्यू 2। हमसे पूछा है स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन है नहीं, 20 क्वेश्चन थे। अगर आपको क्वेश्चन समझ आए हों और आपको अच्छे लगे हों तो आगे एक स्लाइड है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो आपको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है। और जितना ज़्यादा हो सके लाइक क्लास को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे तो क्लास को लाइक करके जाइएगा ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।